आस्क द क्वेश्चंस। हमारे जो युवा है, जो हमारे इंजीनियर्स है, वो इंजीनियर को हम इस टाइप से तैयार करना चाहेंगे कि वो किसी भी दशा में हो, किसी भी चैलेंजिंग कोर्ट में हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इतना ही नहीं, समाज की जो जरूरतें हैं वो पूरी तरह से वो सेटिस्फाई कर सके, इस तरह से हम इंजीनियर तैयार चाहते हैं। तो अब ये हो गया विजन। हमारा जो विजन है, सिर्फ विजन देख के चलेगा नहीं अपने को। व्हाट वी हैव टू सी हियर इज टू अचीव दिस विजन वी हैव टू गो फॉर द मिशंस। टू अचीव दिस विजन्स वी हैव टू गो फॉर द मिशंस। जो अपना विजन है वो पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ स्टेप्स तैयार करना चाहिए। वो स्टेप्स को मिशंस कहते हैं। तो पहला मिशन क्या है अपना, तो पहला मिशन अगर आप देखेंगे is to prepare technically and professionally competent engineers by imparting quality education through effective teaching learning methodologies and providing environment for research and innovation। इसका मतलब क्या, जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो, इतना ही नहीं, वो हमेशा के लिए कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे, और उनको स्टिमुलेटिंग और रिसर्च करने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो कहते हैं। एक एनवायरनमेंट होता है रिसर्च करने के लिए, एक एनवायरनमेंट होता है स्टडी करने के लिए। उनको प्रोत्साहित करके हम हमेशा के लिए ऐसे इंजीनियर बनाना चाहते हो जो टेक्निकली और प्रोफेशनली फिट हो। ये हमारा पहला मिशन है। सेकेंड जो मिशन रहेगा वो ये रहेगा कि टू डेवलप and right attitude in the students that will help them to succeed and progress in their personal and professional career। इसका मतलब ये होता है कि हम इस तरह के युवा तैयार करना चाहते हैं, इस तरह के इंजीनियर्स तैयार करना चाहते हैं जिनमें एटीट्यूड एकदम राइट हो और वो अपने जीवन में प्रोग्रेस करे, सक्सेस करे, और इतना ही नहीं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी वो अच्छी तरह से काम कर सके। हमारा जो तीसरा मिशन है वो है कि टू इम्बाब मॉरल एंड इथिकल वैल्यूज इन स्टूडेंट विद कंसर्न टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर होते हैं, उसके बारे में हमारा कोई भी दुजाभाव नहीं है, और वो करेंगे ये हमको 100% पता है। सिर्फ अब करना क्या है, तो उनमें जो मॉरल्स है, बड़ों लोगों को इज्जत देना, अपने माँ बाप के साथ अच्छी तरह से रहना, सोशल लाइफ में उनका इज्जत अच्छी तरह से मेंटेन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर के लिए सबसे पहला अगर कोई बात होता है तो वो ये है कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, अगर उसका कैरेक्टर अच्छा होगा तो ही हम उसको एक इंजीनियर की तरफ से पेश कर सकेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Now we'll start with the syllabus. सर आवाज येईना झालंय। Okay, now we'll start with the actual syllabus. सर आवाज येईना झालंय। आवाज ये ना, कौन बोलते हैं? नहीं नहीं। हेलो, एबल टू हियर मी? सर आवाज येईना झालाय सर तुमचा। आवाज यायला पाहिजे रे। हॅलो बाकीच्या आवाज येते का? ओंकार कोल्हापुरे, सर ब्रेक होतोय सारखा। ते नेटचा प्रॉब्लेम आहे रे बा। हाँ सर आवाज येईना झालंय। आवाज ये ना, आवाज येईना झालंय। आता बघा हाँ, मी बोललेलं ऐकू आवाज येते येईना की नाही झालंय, सर. बघून चेक करून सांगा मला। आता मी बोलतो, एक 4 वाक्य बोलतो, तुम्हाला ऐकू येते की नाही चेक करा। ठीक, स्क्रीन दिसते का तुम्हाला बाळांनो? स्क्रीन दिसते का बघा? हाँ दिसते दिसते। हाँ दिसते। आता आवाज यायला लागलं का? बघा इथं जागा बदलून सर आली ते दुसरीकडे। तुमचे आवाज येते का आता तुम्हाला? हॅलो,
आवाज येते का बाळांनो माझं? स्क्रीन शेअर करायला पाहिजे. स्क्रीन शेअर करतो मी. सर मला आता माझा आवाज यायला लागला. सर ते स्क्रीन शेअरिंग मुळे क्लिअर आवाज ऐकू हो येतो? सर यालाय. बार आलाय सर, काय कळत नाहीये. आता कळणार की रे. नाही येत आहे, क्लिअर नाही आहे सर आवाज. गजबी का? कोण बोलतय? वॉइस क्लिअर येत नव्हती. आता आता येते सर आता. हॅलो, हाय सर. हॅलो, आवाज क्लिअर यायला लागला बाळांनो? हो यालाय सर. हा, हो ओके. अरे ते मी लॅपटॉपवर गेले बघ, व्हिडिओ चालू कर तुझा. बघा इथं. नाउ विल स्टार्ट विथ द ऍक्च्युअल. आवर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड into two parts. All of you listen त्याच first. लिंकवर आहे बघ. So, wait time for interaction. त्याच लिंकवर आहे रे, ते लिंक ओपन केल्यावर आले. हा, ठीक आहे. आता बघा इथं सगळेजण. आवर सिलेबस हैज बीन अरे तुला मी पाठवली, तू माझ्यावर divided in two parts. The first one is geological engineering, that is, and the second is geotechnical engineering. Okay, I will start with the geotechnical engineering, which is part 2. Near about 90 to 95% of our syllabus consists of geotechnical engineering. अपना जो सिलेबस है वो दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है बोर्ड ने. तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है जियोलॉजी का, और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का. आज से मैं अपना जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ, जिसका मीनिंग है सॉइल. दैट मीन्स ओवरव्यू ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. ओके, ओवरव्यू ऑफ टेक्निकल इंजीनियरिंग. In that, first of all, we should be able to understand the meaning of the soil. According to the person to person, the actual soil goes on changing. For example, for soil, what it is a eroded material. As per the civil engineer, it is nothing but a eroded material that may be due to the chemical weathering or mechanical weathering or both. ठीक है, इसका मीनिंग ऐसा होता है सिविल इंजीनियर के हिसाब से. जो मिट्टी होती है वो मिट्टी किसकी वजह से तैयार होता है? एक तो होता है केमिकल एक्शन की वजह से, दूसरा होता है फिजिकल एक्शन की वजह से. फिजिकल यानी अपना जो बारिश होता है, नदी होती है, नदी बहती, नदी के साथ अगर रॉक्स आ जाए तो रॉक्स की छोटे छोटे पार्ट्स निकल जाते हैं. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सॉइल. इन द सेम वे जो तूफान आते हैं, तूफान की वजह से एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर निकल के जाता है, ये भी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है. इस तरह से सिविल इंजीनियर के हिसाब से सॉइल, इट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल इज व्हाट? इट इज द स्मॉल पार्टिकुलेट which is there because of either mechanical or chemical weathering of the rocks. Mechanical or chemical weathering of the rocks. यानी एक तो केमिकल एक्शन होता है, नहीं तो फिजिकल एक्शन होता है. उनके वजह से जो रॉक होता है, जो पहाड़ होते हैं, उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनके जो छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, बहुत छोटा जो डिवीजन होता है उसे मिट्टी कहते हैं हम. ये सिविल हिसाब से. इन द सेम वे एज पर द agriculturist, the soil is nothing but it is the uppermost part of the soil which supports the plant and nourishes it. इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो सॉइल का जो अपना जो अर्थ है, उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है वो क्या करता है? अपने जो पेड़ पौधे होते हैं उनको सपोर्ट करता है, और सेकेंडली उनका पालन पोषण करता है. नरिश मीन्स पालन पोषण. देखिए मिट्टी तो सेम है लेकिन देखने का व्यू अलग है. मिट्टी तो सेम है लेकिन देखने का व्यू अलग है. क्या व्यू अलग है? एज पर सिविल इंजीनियर मिट्टी क्या है? मिट्टी एक छोटे पार्ट है जिसकी वजह से एक तो केमिकल एक्शन हुआ है, नहीं तो फिजिकल एक्शन हुआ है. ऐसे दो एक्शन की वजह से जो तैयार हुआ छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनको हम मिट्टी कहते हैं. एज पर सिविल इंजीनियर इट इज द सॉइल. और एज पर द एग्रीकल्चरिस्ट हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के हिसाब से क्या होता है? ये अपर मोस्ट पार्ट है किसका? तो अर्थ का, जो अपने पेड़ पौधे हैं उनको सपोर्ट करता है. सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करता बल्कि उनको उनका पालन पोषण करता है. इस तरह से जो मिट्टी अपने एग्रीकल्चरिस्ट यानी अपने फार्मर्स है, अपनी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उनका
जो ख्याल रखता है उनके हिसाब से मिट्टी ये होता है। ओके, नाउ सेकेंडली physical weathering. Okay, now see what is the meaning of physical weathering. Physical weathering reduces the size of the parent rock or parent rock material without any change in original composition of the parent rock. Physical or mechanical process takes place on the earth's surface, includes action of water, frost, temperature changes, wind and ice. They cause disintegration and the products are mainly soils. यही तो मैंने आपको समझाया था। जो फिजिकल वजह से जो पहाड़ है, जो रॉक है, उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसे हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, ये मिट्टी के रॉक के टुकड़े किस वजह से होते हैं? इट मे बी ड्यू टू द एक्शन ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस, विंड, यानी बहुत कम होता है, ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है? छोटे छोटे क्रैक्स तैयार होते हैं रॉक पे। वो क्रैक्स में पानी जाता है तो क्रैक्स के साइज बड़ा हो जाता है। वो क्रैक का साइज बड़ा होता है तो उनके छोटे छोटे और टुकड़े निकल जाते हैं। वो टुकड़े जब वो जो छोटे छोटे होते हैं वो जब संपर्क में आते हैं किसके? एक तो होता है पानी और दूसरा होता है अपना विंड। ठीक है, वो विंड की वजह से ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बर्फ गिरता है, बर्फबारी होती है, वो बर्फबारी जब इन क्रैक्स में जाके बैठते हैं तो उनका साइज छोटा होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है? वो जो पानी का साइज है वो बड़ा होता है, उसके वजह से और जो क्रैक है वो क्रैक बड़ा होता है और वो रॉक में ज्यादा तरह से स्ट्रेस इंड्यूस होता है और उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? और डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन में यानी वो रॉक के जो पार्ट्स है उसके छोटे छोटे टुकड़े निकल के बाजू निकलते हैं और विंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, दे में ट्रेवल ड्यू टू द फ्लो ऑफ द वाटर ऑल्सो। जब बारिश होती है वो क्रैक में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो भी बह जाते हैं बारिश के पानी के साथ। इन दिस वे ऑल्सो देयर इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। सेकेंडली, द केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है? केमिकल वेदरिंग नॉट ओनली ब्रेक्स अप द इंटरनल parts but alters the natural parent rock itself. The main process responsible are hydration, oxidation and carbonation. New compounds are formed due to the chemical alterations. अभी हमने पहले जो देखा वो फिजिकल वेदरिंग, वो किसकी वजह से हुआ? टेम्परेचर की वजह से हुआ है। सेकेंडली, हवा के बहने की वजह से हुआ है। तीसरा, जो बर्फबारी है उसके वजह से हुआ है। ये जो होते हैं ये सिर्फ क्या करते हैं? रॉक के छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं और उनके में जो रॉक के ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज होती है वो बदलाव नहीं आता। लेकिन अगर ये जो पार्ट रॉक है उनका अगर छोटे छोटे टुकड़े होते हो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन रिएक्शन है, सेकेंडली ऑक्सीडेशन है और थर्डली कार्बोनेशन है, ये यानी केमिकल रिएक्शन अगर हो जाए और उस केमिकल रिएक्शन के वजह से उस रॉक के छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्जन हो जाए तो उसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। और उसका प्रॉब्लम ये होता है कि पेरेंट रॉक यानी जो ओरिजिनल रॉक होता है उसके प्रॉपर्टीज और जो तैयार हुआ सॉइल होता है उसके प्रॉपर्टीज दोनों अलग होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, इस तरह से पहले हमने ये देखा। नाउ विल ट्राई टू शेयर सम अनदर पॉइंट्स। देखिए, ओरिजिन ऑफ सॉइल्स। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद दिस। So origin of soils. Soils are formed by weathering of rocks due to mechanical disintegration and chemical decomposition. We have already discussed this. So मिट्टी कैसे तैयार होती है? एक तो वो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे विंड है, ठीक है, जैसे बर्फबारी है, जैसे बहुत तेजी से हवा का बहना है, इनके वजह से क्या होता है? मैकेनिकल, फिजिकल यानी मैकेनिकल सेम, उसके वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है। सेकेंडली, केमिकल की वजह से होता है। दूसरा क्या है? एक्सपोज्ड रॉक्स आर इरोडेड एंड डिग्रेडेड बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये जो रॉक्स है जो एक्सपोज हो चुके हैं इधर केमिकल और फिजिकल रिएक्शन को, तो उनका क्या होता है? उनके छोटे छोटे पार्ट्स निकल होते हैं और उनके ऊपर एक तो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होता है।
The products of erosion are picked up and transported to some another place by wind, water, etc. ये हमने डिस्कस किया है। तो डिस्कशन में हमको क्या पता चला है? तो डिस्कशन को हमको ये पता चला है ऑलरेडी कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है मिट्टी का, एक तो ये ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होता है, एक तो बारिश की वजह से होता है, यानी बारिश की वजह से जो पानी बहता है वो पानी अपने साथ इन मिट्टी के टुकड़ों को बहा ले जाता है। दूसरा होता है हवा। अब हवा को बहुत हल्के में मत लेना, हवा जो होता है वो तूफान बन जाता है। और आप तो आपने देखा हुआ है तो तूफान में तो बड़े बड़े जो अपने कार्स है, बड़े बड़े शेड्स है, ठीक है, इवन बड़े बड़े टैंक्स है वो भी बह जाते हैं। तो ये मिट्टी क्या चीज है, ठीक है। सेकेंडली, द शिफ्टिंग ऑफ द मटेरियल डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस ऑन द अर्थ एंड कॉजेस लार्ज स्केल मूवमेंट्स एंड अपहील। मटेरियल जो होता है वो डिस्टर्ब होता है और बड़े ज्यादा जब फोर्स लग जाते हैं तो बहुत से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है। नाउ विल स्टडी द थ्री फेज ऑफ सॉइल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्री फेज? ओके, if you observe the soil, it is having the three phases. Which are these three phases? Solid, liquid and air. Which are these three phases? Solid, liquid and air. अगर आप मिट्टी को देखते हैं तो ये तीनों प्रकार में आपको दिखाई देता है। तो कौन से है वो मिट्टी? एक तो मिट्टी सॉलिड भी है, सेकेंडली मिट्टी में पानी भी रहता है और मिट्टी में हवा रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल एग्जिस्ट इन थ्री फेज। और इस थ्री फेज की वजह से ही सॉइल का स्टडी करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू सी, इफ यू टेक अ सॉइल, if you take a small amount of the soil in a beaker or in any container, if you observe the soil will have the soil particles, यानी छोटी छोटी मिट्टी के टुकड़े आप हाथ में लेके महसूस कर सकते हैं। सेकेंडली, द सॉइल आप ओवन में रखेंगे तो उसका जो वजन है वो कम हो जाएगा, इसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स the soil contains water. Not only that, the soil contains voids. सॉइल में हवा के छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं, पैकेट्स जिसे हम कहते हैं वॉइड्स, ठीक है। उनका एक फिक्स शेप नहीं रहता। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो पार्ट्स भरे हुए दिखते हैं इनको हम सॉलिड पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंडली, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं इसे हम वाटर कहते हैं, ओके। और ये जो पैकेट्स दिख रहे हैं देखिए इनमें हवा रहता है, ठीक है, इनमें क्या रहता है, हवा। इस तरह से हम सॉइल को थ्री फेज में देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए जैसे जैसे वाटर का अमाउंट सॉइल में कम ज्यादा होता है तो उसके वजह से क्या होता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज है ये बुरी तरह से प्रभावित करता है। इस वजह से सॉइल का स्टडी करना इतना आसान नहीं रहता। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू स्टडी द सॉइल कीपिंग इन माइंड दैट एवरी स्ट्रक्चर on this earth which we are going to construct will finally rest on the soil, okay. And because of that we have to study the soil very curiously, very happily. And second thing, soil is the most important part of our life, because without soil we cannot survive. Without soil we cannot survive. Once the any type of structure is constructed on the soil, no doubt the whole load will get transferred to the soil. So we should be able to understand the behavior of the soil according to the loading or according to the force. When we give force or when we give load on the soil, we should be able to understand how that soil behaves, and accordingly we have to give the load to that soil, okay. In this manner we have to prepare the soil. Now if you observe this is the three phase of the soil, okay. Now in this is the first lecture, I'm just giving you an idea, okay. In the next lecture we are going to study the syllabus in short and the weightage of that syllabus. Not only that, how point wise we are going to study the syllabus, but initially we should be able to understand why this subject is necessary, and accordingly we are going to see it, okay. This soil is necessary because alternately or finally each structure which is built on the earth will going to rest on the soil.
आप जो भी बनाए, छोटे एक रूम हो या झोपड़ा हो या सबसे बड़ा महल हो या अपार्टमेंट हो या इंडस्ट्री हो, ठीक है बच्चों। तो ये जो होता है ये कहाँ पे रेस्ट करेगा, ये रेस्ट करेगा अपने जमी पे, ठीक है। तो जमी यानी इन शॉर्ट क्या है, जमी का मतलब क्या होता है, जमी का मतलब होता है मिट्टी। अगर हम लोड देते हैं जमी पे, अगर हम लोड देते हैं जमी पे, तो सॉइल उस लोड की वजह से किस तरह से बिहेव करता है, ये बिहेवियर का स्टडी करना, यानी ही दिस इज नथिंग बट द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इन दिस मैनर वी हैव टू स्टडी द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ओके। अगर आप देखिए, तो अगर आप इस सॉइल को देखते हैं, यानी ये डायग्राम आप अगर ठीक तरह से देखते हैं, ये डायग्राम देखिए मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें अगर आप वॉल्यूम विल्यूम वर्कआउट कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें देखिए ये सॉइल है, ये एयर है, ये वाटर है, इसका वॉल्यूम हम किस तरह से देखते हैं, तो ये हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये नेचुरल सॉइल है, नेचुरल सॉइल का तो स्टडी करना इतना आसान नहीं है, तो आपके समझने के वास्ते इस तरह से हमने डायग्राम लिया है। इस डायग्राम को और इफ यू ऑब्जर्व दिस फिगर, इस फिगर को आप देखते हैं तो ये सॉलिड है, ये एयर है और ये वाटर है, लेकिन इसमें से आप पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए समझने की आसानी करने के लिए ये अपने फिगर बनाया है। ये नेचुरल सॉइल नहीं है, इसको हमने बाइफरकेट किया है, इसको हमने क्या किया है, बाइफरकेट। इन दिस सॉइल दिस इज नोन एज द सॉइल पार्टिकुलेट्स, यानी सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल दिखता है, हियर इट इज सॉइल। इस सॉइल के ऊपर जो रहता है वो होता है वाटर यानी पानी, ठीक है। ये पानी, पानी के ऊपर जो होता है वो एयर होता है। अगर आप लेफ्ट साइड आपके स्क्रीन के देखते हैं तो क्या है, पहले अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज volume of soil solids, that is PS. After that above it is volume of water, and above all volume of air, okay. In the same manner, if you observe the right side of your screen, there is mass of soil solids and mass of water. We are going to neglect the mass of air because it is negligible or it is zero. But if you observe the VT, this is the total volume of the soil. What it is nothing but it is the total volume of the soil, okay. This volume gets divided into three parts. Which are these three parts? This is volume of soil solids, secondly this is volume of water, and thirdly this is the volume of air. But if you observe, volume of air and volume of water is nothing but the volume of voids. See here, if you observe a soil mass, if you observe the soil mass, what we will see is, okay, what we are going to see is the soil contains soil particles, water and air, okay. The total quantity of water and air contains voids. ये जो void होता है इसमें पानी और air दोनों है, पानी और air दोनों में इसका मिलाप होता है, ठीक है। ये जो एयर गैप रहता है इसमें पानी रह सकता है इधर और एयर रह सकता है, इसलिए इनका जो वॉल्यूम होता है, अगर हम देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ओके। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड यू विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, और इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल इन डेप्थ अबाउट द, I will tell you in depth about what is the syllabus, that is the curriculum, how we are going to plan it, accordingly the distribution of the marks and the COs which you are going to study throughout the semester. Thank you very much, and we will get in touch again. If you have any problem, please ask here only. कुणाला काय अडचण असेल तर विचारून घ्या रे. सर. हा बोला बा. हा सर, नोट्स कसं लिहायचे? हो बाळा, आता इथं तुम्हाला मी पीपीटी बरोबर, ठीक आहे. तर माझ्याकडे नोट्स पण लेखी तयार आहेत, तुम्ही येऊन घेऊ शकताय इथं, किंवा त्याचा झेरॉक्स मारून तुम्ही येऊ शकताय, ठीक आहे. नोट्स तयार आहेत, जरा पण काळजी करायची गरज नाही. आणि हे सब्जेक्ट आपण घेतला अतिशय सोपा आहे, असं काळजी करू. कळालं नाही लक्षात घ्या सगळेजण, फक्त हे विद्यार्थ्यांनी नाही. जर तुम्हाला कळालं नाही, तुम्ही 24 तासात मला कधीही फोन करून विचारू शकता, ठीक आहे. हा सर. आणखी कुणाला काय अडचण आहे का? ओंकार कोल्हापुरे. नो नो. हा नोट्स पाठवणार आहे का? आता हे पीपीटी दाखवलंय बाळ, ठीक आहे. नोट्स माझ्याकडे तयार आहे,
तिथे येऊन ते तुम्ही लिहून पण घेऊ शकताय किंवा तुम्ही त्याचे झेरॉक्स पण घेऊ शकताय. मला कुठल्याही प्रकारचा अडचण नाही आहे. नोट्स तुमचे तयार आहेत. ठीक आहे. तुमच्याकडे आहे का सर? हा हाँ सर. तुमच्याकडे हा बोला बा. ऑफिसला एक एकटं बोला, मला ऐकू येईल. नोट्स ऑफिसला आहेत का तुमच्याकडे तिथं कॉलेजमध्ये? होय होय, माझ्या वैयक्तिक माझ्याकडे आहेत नोट्स. हा ठीक. ठीक आहे. आणि कोणाला काय अडचण आहे का बा? आणि विचारला अजिबात घाबरायचं नाही. फोन करून विचारलं तर तुम्हाला कधीही सांगितलं. ओके सर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. आणि कोणाला काय अडचण आहे का? नो. नहीं सर. Okay, then we'll meet in the next lecture. Thank you very much.